बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के फोर्थ लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल में से चंद एक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम उन्हीं में से चंद एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है राइबोसोम, उसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर हमारे पास है गोल्गी अपरेटस। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ आप सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको पॉइंट्स की शक्ल में ये समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं एक्चुअली में? दे आर द टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप दानों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स आर टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। They are the sites for the protein synthesis. They are the sites कि यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। Sites for protein synthesis। आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की तैयारी कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताएंगे कि राइबोसोम्स में होती है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? They are the tiny granular structures। ठीक है, राइबोसोम्स जो है ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन इनके कुछ जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ए राइबोसोम्स क्या करते हैं जी? फ्लोट्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं। ठीक है, बट आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, ये मौजूद होते हैं इसके ऊपर, सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्यादातर राइबोसोम्स क्या हैं? फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन उनमें से चंद एक जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये किस चीज के बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, दोनों की जो मिकदार होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, राइबोसोम्स किस किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और राइबोसोमल आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, और दोनों की इक्वल अमाउंट मौजूद होती है। इसके बाद राइबोसोम्स जो है ना, इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में तो सभी में होते हैं, क्योंकि इनके गिर्द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। लेकिन फर्क क्या है? जो यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम्स है वो थोड़ी बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से। यूकैरियोटिक ठीक है, राइबोसोम इज स्लाइटली लार्जर, राइबोसोम इज स्लाइटली लार्जर, थोड़ी बड़ी होती है, लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक वन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो राइबोसोम्स होती हैं, ठीक है, उससे जो यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं साइज में। ठीक है, इसके अलावा क्या है जी कि हर राइबोसोम्स जो है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। कि हर राइबोसोम्स के कितने यूनिट्स होते हैं जी? ईच राइबोसोम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। हर जो हमारे पास राइबोसोम होगी उसके दो यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब उसके दो यूनिट्स जो होते हैं, एक उसमें लार्जर सब यूनिट होता है और एक उसका स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, ये दोनों उस वक्त जुड़ते हैं जब उन्होंने प्रोटीन की तैयारी करनी होती है। ठीक है, द टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स यूनाइट, कि वो जो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि दो सब यूनिट्स होते हैं, कि टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स यूनाइट्स, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है कि जब प्रोटीन की तैयारी करनी होती है तो उस वक्त ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि हमने कहा कि हर राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। कब मिलकर काम करते हैं? जब उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, क्योंकि हमने कहा था कि राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब जब ये अपना काम परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर, ठीक है, राइबोसोम्स फिनिश्ड फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड वर्क, तो टू सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड। तो दोनों सब यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? टू सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। ये ऊपर शक्ल भी आपको दिखाई है कि एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइबोसोम्स का था। राइबोसोम्स टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर होती है और ये इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। इनके गिर्द क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होती है वो थोड़ी बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। हर राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ये दोनों सब यूनिट्स मिलकर काम करते हैं जब प्रोटीन की तैयारी करनी होती है। जब अपना राइबोसोम्स काम कर चुके होते हैं, मतलब प्रोटीन की तैयारी हो चुकी होती है, तो फिर से ये दोनों सब यूनिट अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास राइबोसोम का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है जी? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स। ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का। आपको इसके स्ट्रक्चर से भी नजर आ रहा होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का ये नेटवर्क है दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है जी? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स, कि ये मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का नेटवर्क है। ठीक है, प्रेजेंट जो कि मौजूद होता है, ठीक है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, मुकम्मल साइटोप्लाज्म के गिर्द, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड चैनल है जो कि मुकम्मल सारे सारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, जो किसी भी यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इस रफ एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? दो हैं जी। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER से रिप्रेजेंट करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है जी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दोनों में फर्क क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ठीक है, इसमें राइबोसोम्स मौजूद होती हैं। ठीक है, न्यूमरस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RER। ठीक है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है जी? कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस राइबोसोम्स, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस राइबोसोम्स। ठीक है, कि इसमें बहुत सारी राइबोसोम्स मौजूद होती हैं। इसका काम क्या होता है कि इट प्लेज रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या होता है जी? इट प्लेज रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसका काम होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। इसका है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा होता है जिसके ऊपर बहुत सारी राइबोसोम्स मौजूद होती हैं और यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी होती है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स नहीं होती, इट लैक्स राइबोसोम्स। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होती हैं। लेकिन इसका काम फिर क्या होता है? क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन की सिंथेसिस ये नहीं करेगा। तो ये किसमें इन्वॉल्व होता है जी? इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। इट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, कि लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है।
लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज, इसका ये भी काम होता है, डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स, ये हार्मफुल केमिकल्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है, दैट एंटर्ड इनटू द सेल, दैट एंटर्ड इनटू द सेल, कि जो सेल के अंदर एंटर हो चुके हैं उन सेल्स की डिटॉक्सिफिकेशन को भी कम करता है, ठीक है। दोनों में फर्क समझ आ गया कि इसमें राइबोसोम्स होती हैं, इसमें नहीं होती। इसमें प्रोटीन की तैयारी होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म इसमें जो है ना वो हो रहा होता है, ठीक है। और ये डिटॉक्सिफाइज करता है उन केमिकल्स को जो सेल के अंदर एंटर हो चुके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मसल सेल्स के अंदर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका काम और क्या होता है जी, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स या कंट्रैक्शन प्रोसेस कह लें, ये उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। आप यहाँ से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये एक नेटवर्क है, और यहाँ पर देखें कि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच है। तो हमने कहा था कि राइबोसोम्स अटैच होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसी वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से इसके काम भी डिफरेंट होते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स करना और कंट्रैक्शन प्रोसेस में हेल्प करना। तो ये हमारे पास दोनों का फर्क है। अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो आपने ये लिखना है, ठीक है। और आपसे फर्क पूछा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फिर आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी गोल्गी अपरेटस। ये एक इटालियन फिजिशियन थे कैमिलो गोल्गी, उन्होंने एक सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक को डिस्कवर किया साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको उसने सिस्टर्नी का नाम दिया, और फिर उसने कहा कि ये जो सिस्टर्नी होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड लाइक पैक होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको उसने गोल्गी अपरेटस का नाम दिया, ठीक है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इन 1898, ठीक है, एन एक इटालियन फिजिशियन थे जिनका नाम क्या था जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है। उन्होंने एक सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स को डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड a set of flattened sacks, set of flattened sacks के थैलियां थी जो कि लंबाई के रुख पड़ी हुई थी, कहां पर, इन द साइटोप्लाज्म, कि उन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स को डिस्कवर किया। इन फ्लैटेंड सैक्स को सिस्टर्नी का नाम दिया गया। दीज फ्लैटेंड सैक्स किसका नाम दिया गया जी, कार्ड सैक्स, कार्ड सिस्टर्नी, इसका नाम दिया गया जी सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी थे ये एक दूसरे के ऊपर पैक होके एक स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसको बाद में गोल्गी अपरेटस का नाम दिया गया। आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, ओवर ईच अदर, एंड मेक अ स्ट्रक्चर, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मेक अ स्ट्रक्चर नॉन एज गोल्गी अपरेटस, ठीक है। मेक अ स्ट्रक्चर नॉन एज, इसको किसका नाम दिया गया जी, गोल्गी अपरेटस का नाम दिया गया, ठीक है, गोल्गी अपरेटस। ये जो गोल्गी अपरेटस है ना, ये दोनों सेल्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, इट इज फाउंड इन बोथ किन किन में जी, प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों सेल्स में ये जो है ना पाया जाता है। इस गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। इट मॉडिफाइज, इसका काम क्या होता है जी, मॉडिफाइज द प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड पैक्स देम, और उनको पैक कर देता है, इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, कि उनको छोटी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में पैक कर देता है, ऑर्गेनेलीज जिनको किसका नाम दिया गया, नॉन एज गोल्गी वेसिकल्स, नॉन एज गोल्गी वेसिकल्स, कि उन आने वाली प्रोटीन्स को
गोल्जी वेसिकल्स की शक्ल में ये पैक कर देता है, ये इसका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये या तो सेल में ही मौजूद रहता है, ठीक है, दे आर केप्ट इन द सेल आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशंस। ठीक है, दे कैप्टन सेल, या तो इनको सेल में ही रखा जाता है, आर ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सटीरियर in the form of secretions, ठीक है, या तो उनको secretions की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यहां से आपको स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है कि ये जो फ्लैटेंड सैक्स, ट्यूब्स, दार नालियां हैं, इनको सिस्टर्नी का नाम दिया गया। ये एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक हो जाते हैं तो इसी सिस्टर्नी के पूरे स्ट्रक्चर को हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट फॉर सेक्रीशंस, या तो इनको सेक्रीशंस की शक्ल में हमने कहा कि बाहर से निकाल दिया जाता है, प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज के लिए है, और ये वेसिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन को वेसिकल्स की शक्ल में ये चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम्स क्या होती हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और गोल्जी अपरेटस क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।